हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। उसमें से कुछ जो हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें होमवर्क दिया था, एक तो वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे पास एज अ फॉर्म ऑफ डाउट आए थे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे थे मुझसे, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसमें उसमें ये हमारे जो नॉन फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारे जो टेस्ट होने वाला है कल, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना क्वेश्चंस को, मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं समझा रहा हूँ। तुम्हें भी वैसे ही सॉल्व करना है, वैसे ही दिमाग लगाना है और वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसी तरह से सोचना है, ठीक। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम कर रहे हैं सॉल्व जो हमने लास्ट होमवर्क में दिए थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस है वो देखो। क्वेश्चन था उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 था सबसे पहले, 60 kg बॉडी। क्वेश्चंस अभी तुम्हारे पास होंगे, जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है वो उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, जो हमने लास्ट में होमवर्क दिया था उसके स्क्रीनशॉट लेके उनको देख सकते हो। तो क्वेश्चंस थे हमारे, 60 kg body is pushed just enough force to start it moving across the floor, ठीक है, and the same force continues to act afterward। एक 60 kg बॉडी है, ऐसे रखी हुई है, जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट इनफ फोर्स है ये जिससे ये मूव करने लग जाए, ठीक है। और ये सेम फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहेगा। इसमें दो फ्रिक्शन दिए हुए हैं, एक दिया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 और एक दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4। तो हमें जस्ट मूव करना जब होता है, तो जस्ट मूव करना होता है, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। जस्ट अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेंगे तो वो मूव होने लग जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू एस, इस वाले केस में और कोई फोर्स नहीं लग रहा, mg, म्यू एस mg हो जाएगा, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 60, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 3 300 न्यूटन। इतना हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। इसको जस्ट ओवरकम करना है, मतलब हम इतना ही मिनिमम फोर्स अगर जब लेते हैं तो मिनिमम केस में हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वली एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल जस्ट मूव कराना है। एक्सटर्नल फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 300 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। इतना कम से कम मुझे फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है, अब ये मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तब भी उतना ही फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा है, स्लाइड कर रहा है तब भी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो होती है म्यू के mg इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सिंबल mg के इक्वल होगा। म्यू के की वैल्यू 0.4, 60 g, ये 240 न्यूटन। तो ये इस पे 300 न्यूटन कंटिन्यूअसली लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है कितना है, 240। तो देखो एफबीडी अगर बढ़ाएंगे देखेंगे तो इस तरफ लग रहा है कितना, 300 ये वाला फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 240 न्यूटन। तो ये 300 जा रहा है, 240 से एक्सेलरेट करेगा इस तरफ, और एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे, एक्सेलरेट नेट फोर्स 300 माइनस 240 अपॉन टोटल मास कितना है इसका, 60। तो ये 60 डिवाइड बाय 60, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इतना एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करेगा, कंटीन्यूअसली फोर्स लगेगा। तो जस्ट इनफ फोर्स है, मतलब इसको ओवरकम करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, और कंटीन्यूअसली फिर भी फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो होगा उससे वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जब स्लाइड करता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall। इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अब देखो इसमें ये इस तरह से एक वॉल है, उसके अगेंस्ट ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। उसमें 3D बना हुआ डायग्राम हमने 2D में ही बना दिया।
ये इस तरह से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स है जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड दी ब्लॉक स्टेशनरी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हमें म्यू इक्वल्स टू 0.2 केजी वगैरह नहीं होता इसमें। हमें बताना है वेट ऑफ द ब्लॉक का वेट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ W, इसकी वजह से नीचे जाना चाहेगा पर नीचे जा नहीं रहा। स्टेशनरी मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, रुक रहा है, मतलब जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ऊपर भी लग रहा होगा। अब वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा यहाँ पे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, फ्रिक्शन F इक्वल्स टू होता है हमारा म्यू इनटू n। ठीक है, n मतलब ये जो बॉल इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फ्रिक्शन लगाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ये स्टेशनरी जितना फोर्स इधर लगा है उतना इधर लगेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, n कैंसिल मत कर देना, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये न्यूटन है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया मेरे पास, म्यू की वैल्यू तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.2 into 10 दैट मींस 2 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन लग रहा है और स्लाइड नहीं कर रहा, नीचे नहीं आ रहा, ये और ये भी इक्वल है, मतलब वेट इसके इक्वल होगा फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन 2 न्यूटन मतलब वेट भी कितना है उसका 2 न्यूटन। और ये इसका आंसर हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा है कुछ। इसमें लिखा हुआ ब्लॉक A and B masses 5 kg and 10 kg are placed as shown in figure. If block A is pulled with 50 Newton force, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीचे 10 kg है, ऊपर 5 kg है, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A and B, तो इसके बीच में यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5 और B और ग्राउंड के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.4। ठीक है, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ A और B का एक्सेलरेशन कितना होगा, A का कितना होगा और B का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे, ध्यान से देखना। तो म्यू की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। अब जैसे ही आगे इस पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू एन जी, म्यू की वैल्यू 0.5, एम का वैल्यू 5 और जी का वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा हमारा 25 न्यूटन, इतना इस पर फोर्स लगेगा। अब ध्यान देना क्वेश्चन में अगर तुम्हें ए की ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू ए की दी है, अलग अलग नहीं दी है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अलग नहीं दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन अलग नहीं दिया हुआ है ना, ए की वैल्यू दी है, सिर्फ दिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, स्टैटिक भी वही लेना है और काइनेटिक भी वही लेना है, दोनों सेम सेम लेना है। ऐसा हम लेंगे है ना क्वेश्चंस में, अगर ए की वैल्यू दी, अगर अलग अलग वैल्यू दी होगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, काइनेटिक लगता, तो स्टैटिक से तो निकला हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू से, तो और म्यू कैसे निकला हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इतना इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये 10 kg में 5 kg में फ्रिक्शन लगा रहा है। ध्यान देना 10 kg लगा रहा है फ्रिक्शन 5 kg पे, कितना इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन का। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद करो, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो 5 kg भी क्या करेगा, 10 kg पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पर 10 kg पर भी फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जितना इसने इस पे लगाया उतना ये इस पे लगाएगा, तो इस पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा, 10 kg पे लग रहा है फोर्स, ध्यान देना कितना, वही 25 न्यूटन। तो 10 kg पे आगे की तरफ 25 न्यूटन फोर्स लगेगा, 10 kg पे आगे की तरफ 25 लगा। तो देखो 10 kg आगे बढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पे कितना फोर्स लगा है 25 kg। ठीक, बट यहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन F1 हो गया, चलो इसको F1 ले लेते हैं। ठीक, तो इसको F2 ले लेते हैं, तो F2 जो होगा वो हो जाएगा म्यू mg। अब देखो यहाँ पर mg मतलब ये नीचे वाली सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। तो पहले देखो इस नीचे वाली सरफेस पे ऊपर टोटल कितना वेट है,
इस पर टोटल वेट है कितना, m और 5 कितना हो गया 15 kg। इस वाले ब्लॉक पर ये जो सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी वो इन दोनों का वेट आएगा। इस सरफेस के ऊपर टोटल कितना है 15 kg। m की वैल्यू जो होगी म्यू एस m जो लिखेंगे, m की वैल्यू यहाँ पर 15 होगी, ये m है, बहुत बात समझ में कुछ, तो g का वैल्यू 10 रख देंगे, तो फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन। मतलब इस 10 kg को मूव होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 60 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इस फ्रिक्शन को क्या करना है, ओवरकम करना है। जब ये वाला फ्रिक्शन ओवरकम होगा तभी ये नीचे 10 kg वाला मूव करेगा, ठीक है। अगर 60 से ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर तो ये मूव नहीं करेगा। अब इस पे मोशन वाला कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 25 वाला, 25 वाला इसको आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। और इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है 60 न्यूटन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला फोर्स जो है इससे कम है, 25 न्यूटन इस वाले फ्रिक्शन से कम है, इस वाले फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब क्या होगा, 10 kg मूव नहीं करेगा, 10 kg will remain at rest, that means इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो बी ब्लॉक था हमारा नीचे वाला, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे तुम्हारे जो कबर्ड होगी, अलमीरा वगैरह जो भी होगी, तो उसमें ऐसे कपड़े रखे होते हैं, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर से। तो मान लो ऊपर वाले कपड़े को निकाल रहे हो, ठीक है, ऊपर वाले कपड़े को निकालते, जैसे मान लो ऊपर वाले कपड़े को पकड़ के तुमने ऐसे खींच लिया, सीधा इसको पकड़ के खींच लिया, जैसे 5 kg को हमने पकड़ के खींच लिया, तो इसको जब पकड़ के खींचोगे तो इसके नीचे वाला जो भी कपड़ा, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जींस जो भी होगी वो साथ में आ जाएगी तुम्हारे। क्यों, क्योंकि जब तुमने इस पे फोर्स लगाया, तो नीचे वाले ये जो ऊपर वाली तुम्हारी टी शर्ट और नीचे वाली तुम्हारी टी शर्ट, ये ऊपर वाली नीचे वाली, इनके बीच में यहाँ फ्रिक्शन लगा, तो तुमने ऊपर वाले फोर्स लगाया तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। जैसे मैंने 5 kg में फोर्स लगाया 15 न्यूटन, तो नीचे वाले पे भी फ्रिक्शन लगा, नीचे वाले पे फोर्स लगा आगे की तरफ, ठीक। तो इसको मैंने ऐसे ऊपर से खींचा तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हो तुम, भाई नीचे वाला आगे नहीं है, तुम क्या करते हो, एक हाथ से तो इसको पकड़ लेते हो नीचे वाले कपड़ों को, फिर ऊपर वाले को से उठा लेते हो, या ऐसे खींच लेते हो, तो नीचे वाले नहीं निकलते। मान लो बीच में से किसी को निकालना है, तो बीच में से तुम ऐसे सीधे पकड़ के निकाल लोगे, तो ऊपर वाला भी साथ में आ जाएगा और नीचे वाला भी साथ में आ जाएगा। करके देख सकते हो तुम अभी घर पे एक्सपेरिमेंट। तो बीच वाले कपड़े को निकालोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला भी साथ में आ जाएगा। इसका मतलब वो फ्रिक्शन लगेगा इस पर भी और इस पर भी, ऊपर और नीचे दोनों पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस फ्रिक्शन की वजह से ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दूं, इस पे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर जो भी इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा उसके अकॉर्डिंग इस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इससे ये भी मूव करेगा, ठीक। हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस जगह पर, इस पर भी फोर्स लगेगा आगे की तरफ ड्यू टू फ्रिक्शन। पर ये मूव तभी करेगा जब ये इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है इसको ओवरकम कर लेगा। अब यहाँ पर हम फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन निकालेंगे तो इस पूरे के ऊपर का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको चेक करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 5 × 10, ठीक है, 50 × g, सॉरी 5 + 10 15, 15 × g, दैट मींस 150, और 150 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन क्या है, ज्यादा है, इस पे फोर्स कम लग रहा है, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर जो फोर्स था वो फोर्स जो होना चाहिए था वो 60 न्यूटन से इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए था इसको मूव करवाने के लिए, तभी ये मूव होता, अभी नहीं हुआ मूव, ठीक है। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 50 kg का, 5 kg का तो ब्लॉक ये है, तो 5 kg पे एप्रिटी बना दो, किधर लग रहा है 50 न्यूटन, पीछे की तरफ F1 मतलब 25 न्यूटन, और इसका ये वहां से तो ये आगे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, क्या लगेगा, नेट फोर्स 50 - 25 मास इनटू एक्सेलरेशन 5 × a, की वैल्यू 25/5 5 मीटर/सेकंड²। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ए ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड², और जो नीचे वाला ब्लॉक होगा उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होता है तो किस तरह फोर्स अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको कर देते हैं पहले।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तो दो ब्लॉक रखे हुए हैं यहाँ पर, एक 3 kg का है नीचे और ऊपर लगा हुआ है 2 kg। ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन। यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2। हमें बताना है कि इस और इसके 2 और 3 के बीच में कितना फ्रिक्शन लगा है। इसको सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन निकालना है हमें। तो देखो वही सेम चीज, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 3 kg वाला मूव करेगा नहीं करेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर 3 kg और ग्राउंड के बीच में, यहाँ पर एक ग्राउंड है, 3 kg और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दी हुई है। इस सरफेस और 3 kg के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दी हुई है। तो जब ऐसा कुछ गिवन नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि ये स्मूथ सरफेस है। जब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं गिवन होता तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ये क्या है, स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस से मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इस पूरे सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम है, कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, A equals to net force upon total mass 3 or 2 5, that means 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतने से एक्सेलरेट करेगा, ये पूरा का पूरा आगे जाएगा। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम पर क्या है, ये पूरा सिस्टम हो गया एक्सेलरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या रखा हुआ है, 2 kg ब्लॉक, भाई 3 kg को लेके जा रहा है ना आगे, उसमें क्या रखा हुआ है 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। अब 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है तो 2 kg ब्लॉक पर क्या लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग सिस्टम। जहां पर भी तुम्हें देखे तो दिमाग में तुम्हारे पास शूडो फोर्स आना चाहिए, जहां पर भी तो यहाँ पर ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, पूरा कितने से एक्सेलरेट कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 kg भी क्या लगेगा, यहाँ पर शूडो फोर्स लगेगा। तो शूडो फोर्स लगाओ, शूडो फोर्स कैसे निकालते हैं, शूडो फोर्स निकालते हैं m into a। तो इस एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन शूडो फोर्स लगता है। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 8, 16 न्यूटन का क्या लगेगा इसके ऊपर, शूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये 2 kg 3 kg के ऊपर पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है नहीं कर रहा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ कितना लग सकता है, म्यू mg, म्यू का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ इसी का मास आएगा, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल फ्रिक्शन हम निकालेंगे तो इसके ऊपर सिर्फ 2 kg रखा हुआ है। तो m की वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 4 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है इसके, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इसका 16 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 4 न्यूटन। तो ऑब्वियसली 2 kg जो है ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इतना ही होगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हमारा 4 न्यूटन ही हो जाएगा। फ्रिक्शन जो है 4 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है और ये स्लाइड कर रहा है तो इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। पर अगर मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है मान लो थोड़ा कम लग रहा होता है हमारा पास, ये फोर्स हो जाता सपोज 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स होता सपोज, तब भी क्या होता है ये पूरा पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करता, कितने से एक्सेलरेट करता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, 10/5 मींस 2। शूडो फोर्स लगता है इसके ऊपर, फिर शूडो फोर्स कितना हो जाता, तो शूडो फोर्स होता हमारा 2 × 2 4 न्यूटन और फ्रिक्शन भी कितना लगता 4 न्यूटन का। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखें तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करता, जस्ट स्लाइड करने वाली कंडीशन में होता। ठीक है, जितना फोर्स करता है उतना ही लगता है, तो स्लाइड नहीं करता यहाँ पर ये। ठीक है, पर फ्रिक्शन हमें भी इतना ही लगता। पर अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये मान लो सपोज कैसे ना कैसे करके मान लो 3 न्यूटन हो जाता है, मान लेते हैं कैसे ना कैसे करके मान लो कैलकुलेशन करते 3 न्यूटन आता है, फ्रिक्शन हमारा ज्यादा आता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो हमारा ज्यादा आता है और जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सी कंडीशन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन निकालते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है मूविंग फोर्स को मूव करना चाहता है उतना ही फ्रिक्शन लगता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये जो भी फोर्स लग रहा है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आता
तो कंडीशन होती स्टैटिक फ्रिक्शन की, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के, और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। तो आंसर में हम लिखते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा है ऑब्जेक्ट पर वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही होगा, मतलब 3 न्यूटन के इक्वल ही होगा। तो उस केस में फिर आंसर 3 न्यूटन आएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 40, ये 40 है तो ये है 8, ये 8 है तो ये है 16 और ये 16 है। जो ज्यादा लग रहा है फ्रिक्शन कम लग रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन हमारा 4 न्यूटन ही होगा। ठीक, तो ये बात तो मेरे समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन 40 kg is managing to be at rest between two vertical walls by pressing one wall by his hand and feet and the other with his back। ठीक है, मतलब तुम दो वॉल है उसके बीच में फंस गए, ठीक है, पास पास में वॉल है, एक इधर और एक इधर, ये तुम तो इसको तुमने दबा दिया पीठ से और इधर वाले को हाथ और पैरों से दबा दिया ऐसे, ठीक है। तो इधर तो तुम हाथ और पैरों से फोर्स लगा रहे हो उसके इस तरफ, और इधर बैक से इस पे फोर्स लगा रहे हो इस तरफ। तो दोनों तरफ तुम क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उधर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो तुम्हारे ऊपर जो है दोनों दो तरफ फ्रिक्शन लगेगा। कैसे, एक हाथ और पैरों के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, और एक इस बैक के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। तुम्हारी बॉडी कहाँ जाना चाहेगी, ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारी बॉडी जाना चाहेगी नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगा तुम्हारे ऊपर, इधर भी ऊपर लगेगा और इस साइड भी ऊपर लगेगा, ठीक है। और तुम जितना फोर्स वॉल पे लगाओगे इधर इधर, ठीक है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो देखो अब मैं तुम्हारा फोटो हटा रहा हूँ यहाँ से ये वाला, और मैं फोर्स बता रहा हूँ कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लगेंगे दोनों वॉल्स पर। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तुमने हाथ से दबाया, पैर से दबाया, इधर ऐसे, इधर भी दोनों तरफ इक्वली रहेगा, ठीक है। जितना फोर्स इधर अप्लाई करोगे उतना ही उधर भी लगेगा। और फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन। F1 इधर F2 इधर, दोनों की वैल्यू सेम होगी, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू म्यू इनटू n, ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू। और इसमें हमारा वेट दिया हुआ है 40 kg, तो 40 kg वेट है, मतलब नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा तुम्हारा W इक्वल्स टू m इनटू g, इतना वेट नीचे की तरफ लग रहा है। उसको कौन बैलेंस करेगा, जो फ्रिक्शन लगा है इस वॉल और इस वॉल, दोनों वॉल पे फ्रिक्शन लगा है, वो दोनों फ्रिक्शन मिलके क्या करेंगे, तुम्हारे वेट को बैलेंस करेंगे। म्यू की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, देखो यहाँ पर F1 F2 नीचे और W नीचे, F1 F2 ऊपर और W नीचे लगेगा, तो तुम रेस्ट में रहोगे, ठीक। इसका वैल्यू भी म्यू एन तो ये 2 म्यू एन हो जाएगा इक्वल्स टू W, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा W अपॉन 2 म्यू, W है 400, म्यू का वैल्यू 0.8, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 200 ना, और 250 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन, तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स 250 न्यूटन लगेगा। एक पूछा है इसमें क्वेश्चन हमसे, फाइंड द फोर्स विद व्हिच पर्सन पुशेस द वॉल, कितना फोर्स से पर्सन जो है वो वॉल को पुश कर रहा है। तो देखो वॉल पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लगा रही है, वॉल ने पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लगा रही है, वॉल एक तो ये फोर्स लगा रही है इधर नॉर्मल रिएक्शन, और वॉल एक और फोर्स लगा रही है कौन सा, फ्रिक्शन, तो दो फोर्स लगा है वॉल पर्सन पे लगा रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, जितना फोर्स वॉल पर्सन पे लगाएगी उतना ही फोर्स पर्सन भी वॉल पे लगा रहा होगा, ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, जितना फोर्स वॉल पर्सन पे लगा रही है उतना फोर्स पर्सन भी वॉल पे लगाएगा। तो हमें निकालना है पर्सन ने वॉल पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, वॉल पर्सन पे कितना फोर्स लगा रही है, तो वॉल ऊपर लगा रही है फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे इधर, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा जो वॉल ने लगाया, ठीक, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, F1 की वैल्यू म्यू इनटू n, n स्क्वायर n बाहर आ जाएगा,
1 प्लस म्यू स्क्वायर, एम की वैल्यू 250, 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64, तो 1.64 अप्रॉक्स हो जाएगा। 1.64 का रूट 12.8 के पास में देता है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12.8 थोड़ी 1.28, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 अप्रोक्स इतना आ जाएगा 310 न्यूटन के आसपास, 394 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एक 3 kg ब्लॉक है, ठीक है। उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/4, हमें निकालना है। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, ठीक, कुछ गिवन नहीं है तो हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे उसको। सिक्स को देख रहे देखो, थ्री के जी इसका मास, नीचे वेट लगा हुआ 30 न्यूटन, 3 इंटू जी, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है ऐसे कितना 100 न्यूटन का, कितना एंगल पर 30 डिग्री पर, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है इसका, ये दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ। ऊपर की तरफ तो आ जाएगा तो 30 डिग्री, तो ये भी 30 होगा, इधर आ जाएगा 100 cos 30 √3/2, और ऊपर आ जाएगा 100 sin 30 मतलब 1/2, ठीक है। तो देखो ये है 50 √3 इधर लगा है, 100/2 50 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा हुआ, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक इधर और एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है। अब ध्यान से देखना फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे उसका वेट लग रहा है 30 न्यूटन, तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स किस तरफ जा रहा है। अब देखो इधर तो ये लग रहा है इधर बॉल आ गई तो इस तरफ तो मूव करेगा नहीं, तो ऊपर या नीचे ही मोशन हो सकती है इसकी, ठीक है, क्योंकि इधर तो फिक्स होगी पोजीशन, इधर बॉल आ गई, ऊपर लग रहा है 50, ठीक है, नीचे लग रहा है 30, तो कहाँ जाना चाहेगा वो, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, कहाँ जाना चाहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाह रहा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब नीचे की तरफ। अब ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे, तो बैलेंस करो तो 50 नीचे टोटल 50 30 और ये 20 होगा, तो ही ये 50 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड वर्टिकली और उसकी वैल्यू होगी 20 न्यूटन, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम स्टेशनरी कंसीडर करेंगे ब्लॉक को, ब्लॉक स्टेशनरी है, ठीक है। और जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, तो ऊपर लग रहा है 50 तो नीचे भी हम क्या करेंगे 50 बनाएंगे, 30 पहले से लग रहा है, 20 फ्रिक्शन से आएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा 20 न्यूटन। तो कैलकुलेट द फ्रिक्शन निकालना था, फ्रिक्शन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास 15 kg रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। द ब्लॉक इज टाइड अप बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उससे टाइड है, उसमें टेंशन है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन के अंदर टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर जो हमने होमवर्क किया था वहां पर मिसिंग था, पूछा क्या है, तो पूछा है यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसका मास 15 kg और जो स्ट्रिंग है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये स्ट्रिंग, इस पर टेंशन आएगी ऐसे T,
उसकी वैल्यू 50 न्यूटन के इक्वल है, तो 50 लिख देते सीधा 50 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। और ये स्टेशनरी है, तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, तो फोर्सेस देख लेते हैं। इधर लग रहा है इसके ऊपर कितना, mg sin थीटा मतलब 15, g का वैल्यू 10 और sin 45 डिग्री, sin थीटा का sin 45 sin 41/2। इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, तो मतलब वही 150/2। ठीक है, इधर लग रहा होगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर देखो सारे कंपोनेंट जो हमें इस और इस लाइन के अलॉन्ग ले रहे हैं, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पे 50 न्यूटन की कंपोनेंट है, वो क्या चलूंगा, एक कंपोनेंट आएगा 50 न्यूटन का, पूरा इधर एक्सटेंड कर देते हैं, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, ठीक है, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। एंगल भी 45, ये 45 है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी 45 डिग्री होगा, तो 50 cos 45 50/2 और नीचे भी 50/2। तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा दिखेगा, इधर 150/2, इधर भी 150/2 और साथ में ये 50√2 भी नीचे ही लग रहा है, 50√2 50/2 सॉरी, इधर लग रहा है 50/2 और इधर नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ तो प्लेन आएगा तो इस डायरेक्शन में मोशन हो नहीं सकती, मोशन इसी डायरेक्शन के अलावा होगी। तो देखो इस तरफ 150/2 लग रहा है, उधर 50/2 लग रहा है, तो तुम्हें पता चल रहा है वो कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली 3 टाइम्स है, तो ये ज्यादा तो नीचे की तरफ जाना चाहेगा, पर ये जा नहीं रहा है नीचे क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है। उससे क्वेश्चन में यही पूछा हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा F, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितना ऊपर उतना नीचे, तो नीचे 50/2 प्लस 150/2 तो ये 200/2 जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और जितना इधर लग रहा है उतना इधर, तो 150/2 इक्वल्स टू F प्लस 50/2। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे 100/2 और फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू इनटू n, तो म्यू इक्वल्स टू F/n। F की वैल्यू कितनी है 100/2 और उसकी वैल्यू 200/2, तो 2 कैंसिल, 100/200 1/2 0.5, तो ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड करना, ध्यान रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। रेस्ट में तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्लॉक ए मास दिया है 200 kg, रेस्ट ऑन अ ब्लॉक बी मास 300 kg। तो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, वापस क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से ये ब्लॉक बी, इसका मास दिया हुआ है हमें बी का 300 kg और ऊपर ब्लॉक ए है, इसका मास है 200 kg। ये स्ट्रिंग से टाइड है, इधर स्ट्रिंग लगी हुई है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं P। इसमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू की वैल्यू इस जगह पर 1/4 और बी और सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू है 1/5। What horizontal force P is necessary to move the block B? B को मूव करने के लिए कितना हमें नेसेसरी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमें इसको मूव करवाना है, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब ये आगे जाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा F1। ठीक है, ये आगे जाएगा, ये मूव नहीं कर रहा है, 200 kg मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग से फिक्स है। अब ये इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो कैसे है, ये जहाँ जा रहा है आगे, तो ये वाली सरफेस भी क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, मतलब इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी इधर लगेगा, पीछे की तरफ। F2 F1 और F2 दोनों लगेंगे पीछे की तरफ। ठीक है,
मिनिमम बताना है तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए F1 और F2 के इक्वल, बस वही निकालना है। F1, अब F1 देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि F इक्वल्स टू म्यू इनटू n, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर टोटल वेट से आएगा, तो कितना वेट है ऊपर टोटल 500 kg, तो म्यू mg, म्यू का वैल्यू 1/5 500 into g प्लस F2, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू का वैल्यू 1/4 m, इसके ऊपर कितना मास है 200, g का वैल्यू 10, तो ये तो हो गया 1000 और ये हो गया हमारे पास 500, ये हो गया 1500 न्यूटन। इतना मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ूंगा। तो जब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है हमें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट स्लाइड होगा, तो जितना इधर लग रहा होगा उतना ही लगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1500, इतना हमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या हो रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, पूछा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द शोन सिचुएशन। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ये इस तरह से डायग्राम है, ये यहाँ पर हमारा मास है कितना 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5 दिया हुआ है, ये इधर फोर्स लग रहा है हमारे पास कितना 20 न्यूटन, कितना एंगल पर 30 डिग्री पर, ठीक। तो कंपोनेंट इधर इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा 20 cos 30 दैट मींस √3/2, और एक ऊपर आएगा 20 sin 30 दैट मींस sin 30 1/2। नीचे लग रहा होगा mg 5 into g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर आएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये वाला, तो हम यहाँ पर ये मिनिमम फोर्स लेके चल रहे हैं, जस्ट स्लाइड होने वाला है, फ्रिक्शन निकालेंगे इसके ऊपर, देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, म्यू की वैल्यू दी हुई है ना, म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो देखो 20√3/2, 20√3/2 मतलब ये हो जाएगा 10√3, 10√3 17.3 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, 50 हो गया। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना लेते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है इस तरफ कितना 17.3 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और उसके साथ में 10 न्यूटन, नीचे 50 न्यूटन, और इधर फ्रिक्शन लग रहा है कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट देख लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n होता है, n की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से पहले n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। n की वैल्यू हमेशा म्यू mg नहीं होती, म्यू mg जब लेते हैं जब फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल लग रहा हो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तब n को सीधा mg के इक्वल लेते हैं, पर यहाँ पर n mg के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये एंगल पे लग रहा है फोर्स, एंगल पे जब भी फोर्स लगेगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन को चेंज कर देता है। देखो यहाँ पे क्या होगा n + 10, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं, तो n + 10 किसके इक्वल हो जाएगा 50 के, तो n की वैल्यू यहाँ पर 40 होगी बस, n की वैल्यू 40, म्यू का वैल्यू 0.5, 0.5 into 40 कितना हो जाएगा ये 20 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो है 20 न्यूटन, और जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो 17.3, यहाँ से Fn ज्यादा है किससे 17.3 से, तो मूव करेगा या नहीं करेगा, सोच के बताओ। फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, और जो फोर्स लग रहा है मूव करने के लिए 17.3 है, तो मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब भी ओवरकम नहीं करता, तो जो वहां पर फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमारी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, जहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगा है 17.3 न्यूटन का, तो इसका आंसर 17.3 हो जाएगा, फ्रिक्शन निकालेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा जो हमने होमवर्क दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, जो डाउट्स आए मेरे पास स्टूडेंट्स के उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं।
ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये शीट के क्वेश्चन में जो कोचिंग से जो मटेरियल मिला हुआ है, उस कोचिंग से जो मटेरियल मिला हुआ है उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ मटेरियल के अंदर जो गिवन है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पर, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो IIT है उससे पूछा गया 2005 में। 2 weights W1 एंड W2। ठीक है, तुम चाहो तो मटेरियल खोलकर इसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चंस को। मैं सिर्फ यहाँ पर रीड करूंगा, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। 2 weights W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised upward with an acceleration equal to g, then the tension in the thread will be, टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के अंदर, थ्रेड के अंदर। ठीक है, तो ये पुली है, इस पे इधर एक वेट है W1। ठीक है, तो इसमें मास गिवन नहीं है तो मास हम हमारे तरफ से कंसीडर कर लेंगे। दूसरा है W2, वेट दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मास हम हमारी तरफ से कंसीडर कर लेंगे M2। तो यहाँ से M1 M2 की वैल्यू हम चाहे तो लिख देंगे M1 इक्वल्स टू W1/G और M2 इक्वल्स टू W2/G। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पुली को हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रही है, और ऊपर की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन पुली का वो G के इक्वल है। पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ G के इक्वल है, ध्यान से सुनो। ठीक है, पुली जा रही है G एक्सेलरेशन के ऊपर। अब ये पूरा हो गया क्या, एक्सेलरेटिंग सिस्टम। एक्सेलरेटिंग सिस्टम में क्या लगता है, शूडो फोर्स। तो इस पर भी शूडो फोर्स लगेगा, इस पर भी शूडो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे शूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है M2, एक्सेलरेशन G के इक्वल, तो M2G इधर लगेगा। इस पे भी शूडो फोर्स लगेगा, कितना, M1G। हमें यहाँ पर टेंशन बतानी है, टेंशन कितनी लग रही होगी। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन को भी मान लेते हैं कि M1 जा रहा है, M2 कम है, तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को लेते हैं, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा होगा। अब सिंपल इक्वेशन बनानी है, तो नीचे जा रहा है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, M1G इनटू M1G, ऊपर माइनस T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है M1, इसका एक्सेलरेशन A, तो M1A। ठीक है, और इसे यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर जा रहा है, T की टेंशन ज्यादा है, नीचे ये कम हो जाएगा, 2M2G इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों जगह से T की वैल्यू ले लो और सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से देखो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2M2G प्लस M2A, ये यहाँ पर पुट कर दो। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो 2M1G माइनस 2M2G प्लस M2A इक्वल्स टू M1A, इसे माइनस ही रहेगा, इसको यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कर लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, G भी कॉमन ले लेते हैं, और ये M1G M1 माइनस M2, और ये उधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन की A की वैल्यू रहेगी 2G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये A का वैल्यू कहीं भी पुट करो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, टेंशन निकाल लो। इसी में पुट कर देते हैं क्या, T इक्वल्स टू 2M2G प्लस M2, और A का वैल्यू ये पुट कर देंगे 2G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन आ रहा है 2M2G, यहाँ पर भी 2M2G, यहाँ पर भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 यहाँ आ जाएगा, M1 प्लस M2, M1 माइनस M2, M2 कैंसिल, ऊपर 2M2 हो जाएगा, 2M1 सॉरी। तो 2 into 2 ये हो गया हमारा 4
m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। पर हमारे जो ऑप्शन दिए हुए वो w1 w2 की फॉर्म में दिए हैं, m1 m2 हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, m1 की जगह लिख देंगे w1 अपॉन g और m2 की जगह लिख देंगे w2 अपॉन g। तो लिख दो ठीक है। तो t इक्वल्स टू 4, m1 की जगह आ जाएगा w1 अपॉन g w2 अपॉन g इंटू g w1 अपॉन g w2 अपॉन g, g और g कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ऐसा दिखेगा 4 w1 w2 अपॉन w1 प्लस w2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ऐसा का ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर जो मटेरियल मिला हुआ है हमें, ठीक है, फिजिक्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है गिवन ऑब्जेक्ट takes n times as much time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down perfectly smooth plane inclined। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। तो क्वेश्चन ये है कि दो इंक्लाइन है, एक तो ये और एक ये, दोनों सेम इंक्लाइन है। डिफरेंस क्या है कि ये है स्मूथ इधर वाला और ये है रफ। तो ये रफ है तो यहां पर लगेगा फ्रिक्शन, तो ब्लॉक यहां से आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, और यहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या बोला है, जहां फ्रिक्शन लगेगा वहां धीरे धीरे आएगा, जहां फ्रिक्शन नहीं है जल्दी आएगा। तो यहां से यहां पहुंचने में और इसको यहां से यहां पहुंचने में दोनों में टाइम के रिलेशन दिया हुआ है। सपोज इसको यहां से यहां पहुंचने में t1 टाइम लगता है, इसको t2 टाइम लगता है, तो t1 जो है वो n टाइम से t2, मतलब n टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें स्लाइड होने में इसके कंपैरिजन में। ठीक है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ s मान लेते हैं, इसकी लेंथ भी s, इसकी लेंथ भी s। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0, यहाँ पर भी इनिशियल स्पीड 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, इधर लग जाएगा mg sin थीटा, और स्लाइड कर रहा होगा इधर लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन mm कैंसिल, g कॉमन, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। आगे सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, 2 इधर आएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2s अपॉन a। तो t1 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2s अपॉन a1। ठीक है, ऐसे t2 भी 2s अपॉन a2 हो जाएगा। पहले a2 की वैल्यू देख लेते हैं, a2 देखो क्या आएगा, इस पर इधर लगेगा mg sin थीटा और फ्रिक्शन है नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a2 इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास, तो g sin थीटा इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो t2 की वैल्यू रूट ओवर 2s अपॉन a2 यही होगी, यहां से यहां पहुंचने का टाइम। t1 और t2 में रिलेशन, तो t1 को लिख देंगे 2s अपॉन a1 2s अपॉन a2। ठीक है, 2s कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। a1 को चल लेंगे a2 को इधर, तो a2 इक्वल्स हो जाएगा n स्क्वायर a2। a2 की वैल्यू g sin थीटा n स्क्वायर, a1 की वैल्यू g
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी कैंसिल हो गया। ये एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, एन स्क्वायर इससे भी वर्टिकल आएगा तो म्यू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो म्यू वाली टर्म को तो इधर ले आएंगे, साइन थीटा को ले जाऊंगा उधर, तो म्यू वाली टर्म एन स्क्वायर सर इधर आ जाएगी। तो देखा सर लिखेगा ये, या फिर से करते हैं एन स्क्वायर को इसके फॉर्म में लिख देते हैं पहले तो। म्यू कॉस थीटा को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा उसको इधर ले आते हैं। देखो म्यू कॉस थीटा इधर आएगा, इधर जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर, दोनों में साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये म्यू की वैल्यू देगी। क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू दी है 45 डिग्री, या 45 डिग्री पुट कर देंगे, tan 45 कितना होता है 1, तो म्यू की वैल्यू देगी 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, ये म्यू की कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है n की वैल्यू भी गिवन होती है, n की वैल्यू जैसे दे देगा n की वैल्यू 2 टाइम्स, यहाँ पे जस्ट टाइम जो लग रहा है वो 2 टाइम्स है, मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, तो म्यू की वैल्यू 3/4 रहेगी। क्वेश्चन में जो भी 2 टाइम्स 1.5 टाइम्स 3 टाइम्स, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, म्यू की वैल्यू। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे ये वाला। ठीक है, ये जो कोचिंग का मटेरियल है उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, आई थिंक एक्सरसाइज 2 का होगा ये फ्रैक्शन वाली। ठीक है, 2 या 3 का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये AMU का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। M1 M2 दो मासेस दिए हुए हैं, ऐसे पुली लगी हुई है। यहाँ पर M2 है, M2 की वैल्यू 6 kg है। यहाँ पर M1 है, M1 की वैल्यू है 4 kg। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। पहले चेक करते हैं स्लाइड होगा नहीं होगा। तो देखो इधर लगा है कितना 60 न्यूटन, मान लो स्लाइड नहीं हुआ है तो टेंशन भी 60 न्यूटन ही आएगी यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू mg, तो म्यू mg कितना है 60 न्यूटन। ऑब्वियसली ये ज्यादा लग रहा है 60 है और ये 16 है, तो ये आगे जाएगा, ये जाएगा स्लाइड करेगा एक्सेलरेट करेगा। ठीक, पर हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो इसके ऊपर हमें कितना मास और रखना पड़ेगा, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड ध्यान देना, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स भी 0, नेट फोर्स 0 मतलब जितना इधर लगा है उतना ही इधर, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा तो t की वैल्यू 60, इधर फ्रिक्शन भी लगना चाहिए 60, फ्रिक्शन 60 न्यूटन होगा तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा। तो फ्रिक्शन 60 करने के लिए हमें m की वैल्यू कितनी लगनी पड़ेगी, तो देखो अब यहाँ पर F इक्वल्स टू म्यू टोटल मास m प्लस 4 इंटू जी, ये आ जाना चाहिए कितना 60, क्योंकि इधर 60 लगा इधर भी 60, तभी यूनिफॉर्म से जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.4 m प्लस 4, ये tan 0.4 4 60 डिवाइड बाय 4 15 इक्वल्स टू m प्लस 4, यहाँ से m की वैल्यू देगी 11 kg। तो मुझे यहाँ पर कितना मास रखना पड़ेगा 11 kg मास रखना पड़ेगा, तब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, जितना इधर उतना ही उधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10
ये AIPMT का है 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो शायद आई थिंक एक्सरसाइज 1 का होगा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं रीड कर देता हूँ। A block of mass m is placed on a smooth wedge, एक wedge पे रखा हुआ है of inclination theta, theta उसका inclination है। The whole system is accelerated horizontally, horizontal direction में accelerate कर रहा है, so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, तो ब्लॉक पर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, वेज कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। चलो डायग्राम मान लेते हैं। ये हमारा वेज हो गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो इसका मास m है, और ये पूरा जो वेज है ये जो इंक्लिनेशन थीटा वाला वेज है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन से। ठीक, a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये सिस्टम जो है ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम है। तो एक्सेलरेटिंग सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स। यहाँ पर भी सूडो फोर्स लगेगा, किस पर, m मास पर। किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ। कितना, m इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना सूडो फोर्स लगेगा। और इस सूडो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेशनरी वेज के ऊपर मूव नहीं कर रहा। तो वेज के ऊपर स्टेशनरी मतलब कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, देखो एक तो इधर लगा होगा mg sin थीटा ड्यू टू ग्रेविटी, और इधर लगा होगा mg cos थीटा। अब ma भी लग रहा है, इसको भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, ma के दो बनेंगे, एक इधर ma cos थीटा और एक इधर ma sin थीटा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। ठीक है, तो देखो ये स्लाइड नहीं कर रहा, तो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर नहीं सकता, स्लाइड ऐसे ही करेगा। स्लाइड ही कर रहा है स्टेशनरी वेज के ऊपर, मतलब जितना फोर्स इधर लगा है उतना इधर लगा होगा। तो इधर कितना लग रहा है, mg sin थीटा, इधर ma cos थीटा। ma cos थीटा की वैल्यू हो गई mg sin थीटा के इक्वल, तो ये mm कैंसिल, cos थीटा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g tan थीटा। तो वेज का एक्सेलरेशन g tan थीटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, स्मूथ सर्फेस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन भी कंसीडर करते हैं किसी न किसी डायरेक्शन में, इधर या इधर, पर एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ज्यादा है कम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नहीं मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो एटलीस्ट वेज को इतना एक्सेलरेशन मुझे देना पड़ेगा g tan थीटा, तब जाके ये ब्लॉक इस पर वेज पर स्टेशनरी रहेगा। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें बताना है कि वेज ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लगा रहा है। तो नेट फोर्स मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है बस, क्योंकि वेज ही लगा रही ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर लिख देंगे ऐसा, a की वैल्यू g tan थीटा लिख दो, sin थीटा प्लस mg cos थीटा, mg कॉमन आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा को लिख देंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। एलसीएम ले लो, cos थीटा एलसीएम आएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 अपॉन cos थीटा, तो ये बनेगा mg अपॉन cos थीटा। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वही वेज ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका आंसर mg cos थीटा हो जाएगा। वेज ने ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई किया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास फोर्स और टाइम के बीच में। ठीक है, और हमसे पूछा है टोटल इंपल्स ऑन द बॉडी बिटवीन 4 माइक्रोसेकंड टू 16 माइक्रोसेकंड। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 1994, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को, इधर टाइम है
माइक्रो सेकंड में, ध्यान देना माइक्रो सेकंड, माइक्रो में 10⁻⁻⁶ और जो फोर्स है न्यूटन में। ग्राफ बना हुआ है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पर ये 4 है, दैट मीन्स 4 माइक्रो सेकंड। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 200 न्यूटन है, यहाँ पर 800 न्यूटन है। ठीक है, हमसे पूछा है t इक्वल्स टू 4 माइक्रो सेकंड से 16 माइक्रो सेकंड इम्पल्स बताना है। इम्पल्स 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 मतलब फोर्स इनटू टाइम इंटरवल f dt, ठीक है, या फिर f डेल्टा t, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है हमारी और ग्राफ से कैलकुलेट करना है, एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैलकुलेट होता है किससे, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इम्पल्स इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और जब डिवाइड वाली वैल्यू निकालनी होती है, सपोज मुझे df/dt निकालना होगा, और कोई भी वैल्यू हो सकती है ये df/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, वैसे तो कुछ होता नहीं, मान लो, फिर भी मान लो ये है, तो इसको फाइंड करने का तरीका होता है क्या, स्लोप। स्लोप से फाइंड करते हैं, स्लोप, ये स्लोप बताता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया हुआ मैंने, स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। तो जहाँ पर स्लोप निकालना होता है डिफरेंशिएशन से निकल जाता है, या डिफरेंशिएशन स्लोप से निकल जाता है। और जब भी इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है या एरिया अंडर द कर्व से, तो यहाँ पर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, 4 से 16 तक, मतलब इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है, और ये तुम्हें आता है एरिया निकालना। इम्पल्स निकाल लेंगे हम, कैसे, एरिया निकाल लो। तो पहले ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको तुम ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये है एक रेक्टेंगल के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, इसका इसका और इसका एरिया हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो निकाल लो इसका एरिया, देखो इसका कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा 6 इंटू 4 दैट मीन्स 2, और हाइट हो जाएगी 800 माइनस 200 दैट मीन्स 600। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये माइक्रो सेकंड में चल रहा है, तो लास्ट में मैं 10⁻⁻⁶ लिखूंगा और लास्ट में लिखूंगा प्लस। इसका एरिया देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू 200 प्लस इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 16 माइनस 6 10, और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 800। ये हो गया। तो ये माइक्रो सेकंड में टाइम, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये लास्ट में दिया मैंने सबसे। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 600, ये हो गया 400, 1000, तो ये मिल गया मुझे 1000, और ये हो जाएगा 4000, दैट मींस ये 5000 हो गया इंटू 10⁻⁻⁶, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन इंटू सेकंड। और एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ बनाना फोर्स और टाइम में इम्पल्स निकालना, तो एरिया अंडर द कर्व से इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हेन फोर्सेस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2002 में पूछा हुआ, आई थिंक एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन हुआ ये, जो तुम्हें मटेरियल मिला होगा उसमें। When forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then particle remain stationary। ठीक है, 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 में से F2 और F3 जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इधर लगा दो F2, इधर लगा दो F3। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पार्टिकल स्टेशनरी, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, इन दोनों में रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ जाना चाहेगा, कितने मैग्नीट्यूड से, √F2² प्लस F3²। पर ये एक और फोर्स लग रहा है, F1 भी लग रहा है, वो क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, मतलब जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F1, उसकी वैल्यू √F2² प्लस F3² के इक्वल होगी, तो ये फिर मूव नहीं करेगा।
ठीक है, ये बताया भी होगा मैंने। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम F1, if the force F1 is now removed, then acceleration of the particle, particle acceleration का अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इसको हटा दूं, नेट फोर्स कितना लगेगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास। पर ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है उसके अंदर। हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें F1 अपॉन m, एक ऑप्शन दिया हुआ है F2 F3 अपॉन m, एक ऑप्शन दिया हुआ है F2 माइनस F3 अपॉन m, और एक ऑप्शन दिया हुआ है F2 अपॉन m। तो तुम बोलोगे सर एक तो एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कौन सा? F2 प्लस F3 होल स्क्वायर रूट को, मतलब F2 प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का रूट को हम F1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं F1 लिख सकता हूँ, तो F1 अपॉन m हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान कैलकुलेट करनी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT 2007 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। ओके, मटेरियल जो मिला हुआ है आई थिंक एक्सरसाइज 2 का ही होगा। इसमें क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m, दो पार्टिकल दोनों के मास m है, आर ईच टाइड टू एट एंड्स विद अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a। द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रख दिया है, विद स्ट्रिंग हेल्ड सो टाइट दैट ईच मास इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर p। जहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पर दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, और मिड पॉइंट को फिर हम पुल कर रहे हैं F4 से, तो जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन बताना है हमें जब उनके बीच में सेपरेशन 2x हो जाए। तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। पहली कंडीशन ये है, ये मास है यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रिंग से टाइट है, दूसरे मास है, ये इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ठीक है। ये पॉइंट P सेंटर, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर F, ये डिस्टेंस भी a है और ये वाला डिस्टेंस भी a के ऊपर है, और ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। तो तुम इसको घर में भी कर सकते हो, दो बराबर साइज की ऑब्जेक्ट्स ले लेना, इधर इसको भी रस्सी से बांध के इसको भी रस्सी से बांध के, तो इस रस्सी को बीच में से खींचना, बीच में से खींचोगे, बीच में से खींचोगे तो क्या होगा, जब इसको बीच में से खींचूंगा तो ये एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, उधर नहीं आ रही, ये ऐसे आ रहा है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इनका एक्सेलरेशन बताना है जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2x हो, मतलब ऐसा डायग्राम कुछ, ये x, ये सेपरेशन भी x, ठीक है। ये स्ट्रिंग यहाँ कहीं पहुंच जाएगी जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट P, ये लेंथ a, ये लेंथ b है, क्योंकि पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस a के इक्वल है। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो, जब मैं इसको खींचूंगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगी, टेंशन, ऐसे टेंशन की डायरेक्शन से बनाते हैं, ऐसे टेंशन लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो टेंशन लगेगी हमारे पास इस डायरेक्शन में, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सेम डिस्टेंस पर है, तो टी के कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पर, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो इसका टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी cos थीटा, और इस वाले टी का इधर आएगा टी cos थीटा। और देखो ये दोनों आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, टी cos थीटा, तो दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर इनके दूसरे उपाय कंपोनेंट भी आएंगे, इसका इधर कंपोनेंट आएगा टी sin थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में टी sin थीटा, तो इधर टोटल फोर्स हो जाएगा 2t sin थीटा। और यहाँ पर कोई मास नहीं है, इसका मतलब F और 2t sin थीटा क्या है, इक्वल है। यहाँ से मैं t को लिख सकता हूँ, t हो जाएगा F अपॉन 2 sin थीटा, इतना फोर्स लगा है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, ध्यान देना मोशन इसकी इस तरफ हो रही है, हाँ, ये ऐसे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन एक्सेलरेशन का फोर्स भी इधर निकालना पड़ेगा। इस पर देखो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा,
इस ऑब्जेक्ट पे इस पे, तो टी का कंपोनेंट आएगा, तो टी का कंपोनेंट कितना आएगा, इधर टी का कंपोनेंट ले लो, टी cos थीटा, तो ये नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, इसका मास m है, m लिख देंगे, टी की वैल्यू f अपॉन 2 sin थीटा, तो ये f अपॉन 2 sin थीटा और ये m, ठीक है, तो ये f अपॉन 2m और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, सॉरी एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास। अब थीटा तो हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो ये a है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा रूट ओवर ये वाली a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल को देखो इधर, a x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये थीटा, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x, तो लिखते हैं यहाँ पर f अपॉन 2m tan थीटा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x, तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x, x ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है ऐसा, तो ये आंसर होगा 17 का आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये ऐसे, फिर ये आगे जाएगा तो ऐसा दिखेगा। फिर इस केस में हमने टेंशन दिया, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, खींचेगी वो टेंशन आएगी, कंपोनेंट लेंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाला ऐड हो जाएगा, टी sin थीटा 2 टी sin थीटा, और यहाँ पर मास नहीं है कुछ भी, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही इधर, तो f की वैल्यू 2 टी sin थीटा थी, तो t की वैल्यू आ गई, तो t इधर टेंशन इस पे आ रहा है और ये मूव इधर कर रहा है, तो इसका फिर मैंने कंपोनेंट ले लिया, क्या है t cos थीटा, तो नेट फोर्स इस पर t cos थीटा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन देगा नेट फोर्स अपॉन मास t cos थीटा अपॉन m, ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मटेरियल का है, AI 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये रीड कर देता हूं इसको। Two fixed frictionless inclined planes, frictionless inclined planes है, making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम में दिया हुआ है। टू ब्लॉक्स रखे हुए हैं ऊपर ए और बी, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बनाना है, डायग्राम से समझ लेते हैं। एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये 60 डिग्री एंगल है, इस पे ब्लॉक ए रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा 30 डिग्री वाला है, इस पर ब्लॉक बी रखा हुआ है, स्मूथ सरफेसेस है, फ्रिक्शनलेस, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, तो फोर्स सिर्फ mg sin थीटा लगता है, तो फोर्स अपॉन मास, तो g sin थीटा इधर आ जाएगा, g sin 60 डिग्री इस तरफ, और इसका इधर आ जाएगा g sin 30 डिग्री, 60 मतलब √3/2 और वो 1/2। अब ए के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ, बी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो मेथड क्या होता है, ए की डायरेक्शन और ये माइनस ए इधर आएगा, देखो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल, ये पूरा 180, ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, दो एक इधर है एक इधर है, एक की वैल्यू इतनी एक की वैल्यू इतनी, हमें रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट क्या होता है √ओवर मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी वैल्यू, ये ऐसा कुछ बनेगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है, चल ये जो होता है
से सम कर दे, तो सम इसका और इसका कर रहे हैं, इसको इसको ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर रूट ओवर जी साइन 60 रूट 3/2। ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इंटू रूट 3/2 दैट मीन्स 5 रूट 3, और ये tan इंटू 1/2 दैट मीन्स 5। तो इसके लिए 5 रूट 3 उसका स्क्वायर करो 75, इसका वैल्यू 5 स्क्वायर 25 2 25, सॉरी 5 रूट 3 इंटू 5, और cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री होता है हमारा माइनस रूट 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 100 माइनस ये रूट 3 हो जाएगा, ये 75, ये आ जाएगा हमारा 25 का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन आएगी इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तुम चाहो तो डायरेक्शन निकाल सकते हो tan अल्फा वाले मेथड से, और y की इसका वर्टिकल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव हमने निकालना सीखा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो याद रखेगा इसका आंसर दिया हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन 4.9, तो 5 आया तो अप्रॉक्स 4.9 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पेपर 2005 का, इसमें लिखा होता है अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसका अपर हाफ जो है वो परफेक्टली स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, मतलब वहां फ्रिक्शन लगेगा। और एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया, 5 इंक्लिनेशन दिया हुआ है इसका, यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट करता है और आधे तक आता है, क्योंकि आधा जो है वो स्मूथ है एकदम। तो स्मूथ है तो यहाँ से उसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा स्मूथ सरफेस पे, जी साइन थीटा, जी साइन फाई हो जाएगा इस केस में। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो मान लो इसकी स्पीड हो जाती है इस जगह पे v, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर रफ सरफेस रहती है, जैसे रफ सरफेस आएगी तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से इसका रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन होता है यहाँ पर वापस स्पीड 0 हो जाती है। ठीक है, और रिटार्डेशन वाला मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा, फ्रिक्शन इधर लगता है कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर एम जी साइन थीटा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो डिवाइड बाय एम, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लिखा है मैंने, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर कम हो रहा है, एक्सेलरेशन उस तरफ है, इस तरफ एक्सेलरेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन इधर है। ठीक है, a1 की डायरेक्शन इधर है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये ऐसा लिखती है। डिस्टेंस सेम है, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस है, क्योंकि हाफ हाफ है, तो डिस्टेंस ये भी ऐसे लेते हैं, इसको भी ऐसे लेते हैं। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ इनिशियल फाइनल डिस्टेंस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 2a1 का वैल्यू g sin phi इनटू s। यहाँ से इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड, कोई v का वैल्यू 0, फाइनल 0, इनिशियल v स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मोशन इधर हो रही है, तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस 2g म्यू cos phi माइनस sin phi इनटू s। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे 2g म्यू cos phi sin phi इनटू s। अब ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है, दोनों को इक्वल पुट कर दो, इक्वल पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू पुट कर देंगे 2g sin phi 2g म्यू cos phi माइनस sin phi इनटू s। 2g कैंसिल, अच्छा यहाँ s भी है, s भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा sin phi, यहाँ म्यू cos phi माइनस sin phi
साइन फाइव इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन फाइव रहेगा, cos फाइव को कौन में लेंगे म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या लिखेगी साइन फाइव ऑन cos फाइव, tan फाइव, 2 tan फाइव इसका आंसर। और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, कुछ नहीं किया, यहाँ से सिंपल स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा जी साइन फाइव, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, एम जी साइन थीटा हमें ऐसा निकाल लेंगे, फ्रिक्शन माइनस ये वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is moving on a straight road with speed की उसकी initial 100 मीटर पर सेकंड, the distance at which car can be stopped, तो कितने डिस्टेंस पे कार को स्टॉप करें, तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करते हैं टायर और रोड के बीच में क्या लगता है फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन होता है टायर स्लिप होता हुआ धीरे आगे रुक जाता है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कार होती है, तो जो ब्रेक अप्लाई करते थे यहाँ पे फ्रिक्शन लेते हैं सभी टायर्स पे, उसकी एफ की वैल्यू को म्यू एम जी लिख सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो मूव कर रही है, तो इसकी वजह से रिटार्डेशन होगा, क्या होगा एफ अपॉन एम फोर्स अपॉन मास आता है म्यू जी के इक्वल, म्यू का वैल्यू हमारे पास 0.5, जी का वैल्यू 10, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा रिटार्डेशन होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगा u स्क्वायर अपॉन रूट नहीं लगता u स्क्वायर अपॉन 2 है, ये बता चुके हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, u की वैल्यू 100 का स्क्वायर अपॉन 2 into 5 तो ये रहेगा हमारे पास 1000 मीटर, इतना डिस्टेंस में रुक जाएगा। ये ट्रिपल 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2 का ये होगा ऑब्वियसली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ट्रिपल 2012 का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन एक्सरसाइज 3 का भी हो सकता है, सॉरी जरूरी नहीं 2 का हो, और उसमें 3 होगी क्योंकि मुझे भी मटेरियल ध्यान यार क्योंकि मेरे पास है नहीं वो, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा, इसको ऊपर पुश करना है, ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाना तो फोर्स भी इधर लगाना पड़ेगा F1, इधर लगेगा क्या mg sin थीटा, और जब ये ऊपर जाने लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन नीचे इधर लगेगा, तो ये F की वैल्यू जो होगी ये mg sin थीटा प्लस F हो जाएगी, ठीक है, और F को लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा के इक्वल, कुछ कॉमन आ रहा है mg कॉमन आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये तो होगी F1 की वैल्यू। फिर बोला है इसमें while the minimum force needed to prevent it from sliding down, वही इंक्लिनेशन है वही मास है, इस स्लाइड डाउन करेगा किसकी वजह से mg sin थीटा की वजह से, तो प्रिवेंट करना है इसको, रोकना है मतलब तब भी फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा F2, पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पर अलग होगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये इधर स्लाइड करना चाह रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा mg sin थीटा इक्वल्स टू F2 प्लस F, F2 की वैल्यू रहेगी mg sin थीटा माइनस F, और F को लिख देंगे माइनस म्यू mg cos थीटा, फिर mg कॉमन आ जाएगा यहाँ पर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा।
हमसे पूछा है रेशियो F1 F2 का, और एक और चीज दी हुई है हमें tan थीटा जो है वो 2 म्यू के इक्वल है। तो F1 अपॉन F2 निकाल लो। F1 अपॉन F2 की वैल्यू ये mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, mg कैंसिल, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे sin थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, sin थीटा से ऊपर वाले में डिवाइड करो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, सॉरी sin थीटा से डिवाइड कर cos थीटा से डिवाइड कर, गलत बोल दिया मैंने। ऊपर वाले को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। कैसा कर सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड करो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ म्यू बचेगा। ऐसे यहाँ पर भी करो, cos थीटा से डिवाइड करो तो यहाँ tan थीटा, तो यहाँ पे माइनस म्यू। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू के इक्वल 2 म्यू प्लस म्यू 2 म्यू माइनस म्यू, तो ये 3 म्यू अपॉन म्यू मतलब 3:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। F1 है, ऊपर स्लाइड करवाना है जस्ट, और इसको F2 जो है वो जस्ट प्रिवेंट कर रहा है डाउनवर्ड स्लाइड से बचाना है इसको, तो दोनों का रेशियो 3:1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन जो ऑनलाइन पेपर होता है 2012 में, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट मतलब एक बेल्ट होती है ऐसे, ये पुलिस रोटेट होती रहती है, ये कन्वेयर बेल्ट इसके ऊपर मूव होती है इससे, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज रखोगे तो अपने आप उस तरफ जाती रहेगी। तो इसमें सैंड गिर रही है ऊपर से, कंटिन्यूसली सैंड इस तरफ जा रही है, तो जो सैंड गिर रही है उसको वैल्यू दी है पर सेकंड, मतलब dm/dt की वैल्यू दी है 2 kg पर सेकंड। इस रेट से उसका सैंड गिर रही है, और कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है वो बेल्ट, v की वैल्यू दी है 3 मीटर पर सेकंड, हमें फोर्स बताना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेरिएबल मास है, तो फोर्स एक और फॉर्मूला लिखा था हमने इस तरह से, एक फॉर्मूला F इक्वल्स टू m लिखा था, जब मास कांस्टेंट होता है और स्पीड वेरिएबल होती है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 6 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। तो कन्वेयर बेल्ट वाला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी AIEEE 2012 का ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑनलाइन पूछा हुआ। ये फ्रिक्शन वाला है, ये विदाउट फ्रिक्शन होता है, ये दूसरा फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हमें अ ब्लॉक ऑफ वेट, वेट दिया हुआ है ब्लॉक का W उसका वेट है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर रेस्ट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक म्यू है, उसका वेट W नीचे की तरफ लग रहा है, म्यू दिया हुआ है। इट इज डिस्क्राइब्ड टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब इधर एक हमें फोर्स अप्लाई करना है मिनिमम अमाउंट थीटा एंगल पर, ठीक है, जिससे ब्लॉक जस्ट मूव होने लग जाए, जस्ट मूव होने लग जाए। तो F का मैग्नीट्यूड और थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा कितना होगा F कितना होगा, तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, ठीक। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर बनेगा F cos थीटा, एक इधर F sin थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इनटू n, n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी n प्लस F sin थीटा, किसके इक्वल है W के इक्वल, तो n की वैल्यू W माइनस F sin थीटा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। जस्ट मूव है तो F cos थीटा F के इक्वल होगा, F मतलब म्यू इनटू n, और n की वैल्यू W माइनस F sin थीटा, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, F की वैल्यू क्या है, F इक्वल्स आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे इधर, नहीं डिवाइड नहीं करेंगे, इसको पहले इधर लाएंगे, तो म्यू F sin थीटा रहेगा तो प्लस हो जाएगा,
इधर म्यू इंटू डब्ल्यू बचेगा। अब एफ की वैल्यू हो जाएगी, कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा इधर। फिर तुम इसी इक्वेशन में अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नहीं है ऐसा, हमें एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितने एंगल पे फोर्स लगा है इससे मिनिमम हुआ है। तो जब भी इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है तो उसको फिर हम डिफरेंशिएशन से करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे df बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल एंगल थीटा है, उसकी वैल्यू बतानी है, तो वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। म्यू डब्ल्यू तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये जो है इसको ऊपर ले आओ, इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो d बाई डी थीटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा पावर -1 इक्वल्स टू 0, ये तो उस तरफ चला जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पावर आ गया है -1 आ गया है, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा -1 -2। अब इस बची वैल्यू को करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा इक्वल टू 0। इसको अपॉन में ले आओ, इसको अपॉन में लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, और ऊपर क्या दिखेगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, यहाँ से मुझे क्या दिखेगा म्यू cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, ये थीटा का लिखेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। एक तो थीटा आ गया मेरे पास, इतने एंगल पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो मिनिमम फोर्स लगेगा, और इसकी वैल्यू बतानी है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे, पहले मेरे पास रिलेशन है, क्या है tan थीटा म्यू के इक्वल है, तो ट्रायंगल बना दूंगा मैं ऐसे, ये थीटा tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा चलेगा म्यू अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, देखो मैं कैसे, म्यू डब्ल्यू cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो म्यू इंटू म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, देखो अपॉन में सेम वैल्यू है तो ऊपर वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, चलो इसको ऊपर नहीं लाते, इसको नीचे रखते हैं, तो ये पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो इसको इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ कितनी बचेगी, पावर हाफ बचेगी, तो ये बचेगा म्यू डब्ल्यू अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये मिनिमम फोर्स हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। एक ऑप्शन में ये और ये थीटा और एफ मिनिमम दिया होगा, जिस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है वो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर, ये ट्रिपल 2012 ऑनलाइन में पूछा हुआ, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg ब्लॉक का मास दिया हुआ है, तो उसको इंक्लाइन प्लेन पे है, रेस्ट में रखा हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है, उस पर 1 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो और ब्लॉक स्टेशनरी है। जिसने भी क्वेश्चन दिया था इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसको मैं हिंट दूंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 IIT 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, स्टेशनरी वेज है, ये रेस्ट में एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे इस डायरेक्शन पर न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास 0.1 kg है, ठीक है।
इसके 1 मीटर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा 1 और एक cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एंगल थीटा होगा 1 sin थीटा। ठीक है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, sin थीटा cos थीटा लिख देता हूं, और इधर mg cos थीटा और mg sin थीटा लगेगा, तो 0.1 into g mg देखो क्या होगा 0.1 into g मतलब 1, और इधर sin थीटा तो खाली sin थीटा लिख दूंगा इधर, और फिर cos थीटा। ठीक है, ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा था इस पर, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करिए। अब ये स्टेशनरी मतलब sin थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल होंगे, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे जो भी इसका ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद है ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.24। एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5.24, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है इसमें। और भी बहुत सारे हैं में, ये 0 है, फिर यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, टी की वैल्यू सेकंड में है, और ये x सेंटीमीटर में है। इसमें पूछा है हमसे जो बॉडी है उसका मास भी दिया हुआ है हमें 0.04 kg। सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ये इस टाइप की जो मोशन हो रही है इसका एग्जांपल बताना है कि ये मोशन तो तुम एग्जांपल में कैसे बता सकते हो। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू consecutive impulses received by the body, दो consecutive impulse का टाइम बताना है हमें received by the body, and what is the magnitude of each impulse, और हर impulse का magnitude भी बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो क्या है इसको वजह समझ सकते हैं। पहले बॉडी मूव करी, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, फिर यहाँ पर इसके सडनली डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी की। ठीक है, पहले इधर जा रही है पॉजिटिव वेलोसिटी, और इसका मतलब नेगेटिव स्लोप होता है नेगेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर इसका इंपल्स लगा, फिर इससे यहाँ पर ही टकराएगा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहाँ पर इंपल्स, यहाँ पे इंपल्स लग रहा है, फिर यहाँ पे इंपल्स लग रहा है, फिर यहाँ पे इंपल्स लग रहा है, तो जहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, इंपल्स लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी इंपल्स, यहाँ इंपल्स, यहाँ इंपल्स, यहाँ इंपल्स, यहाँ इंपल्स। तो इसका एग्जांपल में ऐसे सोच सकते हैं, देखो जैसे मान लो दो बॉल है, एक बॉल ये, एक बॉल ये, ठीक है, इसके बीच में कोई बॉल, ठीक है, वो बॉल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, इस जगह से इधर जाती है और इससे टकराती है, और इससे टकराकर वापस बाउंस बैक होती है, फिर इधर आती है, फिर से टकराती है, फिर बाउंस बैक होती है, फिर से टकराती है, फिर से टकराती है। तो जब भी टकरा रही है ये हर बार क्या लग रहा है, इस पे इंपल्स लग रहा है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, टकरा रही है ना, इधर टकरा है, फिर इधर टकरा है, फिर इधर टकरा है, और ऐसे ऐसे चलता जाता है इसका। तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बता सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है ग्राफ में, इसको देख लेते हैं सेंटीमीटर में कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्लोप 2/2, तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर में लिखेंगे 0.01 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर फिर टकराते वापस इधर होगी, अब इधर जाएगी, फिर यहाँ से जैसे यहाँ पहुंचेगी तो ये टकराएगी वापस, फिर इधर चलेगी, अब वापस इधर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर, फिर इधर, समझ गए, ये ऐसे। फिर दोनों हाथों देखो, ये उंगली मेरी इधर जा रही है तो ये उंगली इधर जा रही है, देखिए चलो आगे लगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा इधर तो ये उंगली इधर आएगी, फिर यहाँ पर जैसे टकराएगी तो ये यहाँ पर होगा, फिर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, फिर इधर, ऐसे ये स्पीड आएगी। और सक्सेसिव इंपल्सेस, तो यहाँ पर भी इंपल्स लग रहा है, यहाँ पर भी इंपल्स, टाइम इंटरवल 4 - 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है दो इंपल्स के बीच में। ठीक है,
और हमें इम्पल्स की वैल्यू भी बतानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स होता है हमारा, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कहीं पर भी ले लो। तो जब टकराएगी तब इम्पल्स लगेगा, तो इधर जा रही है एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो दूसरे वाले को नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो फाइनल को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो जो टकराने से पहले वाला वो नेगेटिव हो जाएगा, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एमबी 2 MB हो जाएगा इम्पल्स, और 2 MB की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 2 मास 0.04 0.01, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02, इससे मल्टीप्लाई करो, ये का 0.0008 न्यूटन इंटू सेकेंड, दो डेसिमल सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तो इतना हमारा आंसर होगा न्यूटन इंटू सेकेंड में, ठीक है। आगे समझ में, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा। ये एडिशनल सेल्स का क्वेश्चन था एनसीईआरटी की बुक का। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने आज के वीडियो लेक्चर में, तो इन सबको तुम अच्छे से देखना है, समझना है, एक बार फिर से खुद कोशिश करके बनाना है, और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो तुम्हें मटेरियल मिला हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस से कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब तुम्हारा नेक्स्ट कल क्या है, टेस्ट है। तो उस टेस्ट के लिए तुम्हें प्रैक्टिस यहाँ से मिल जाएगी तुम्हें, और अच्छे से जितना अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम पेपर में अच्छा कर सकते हो, ठीक। तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।